बता दूं, वो तीर लगाने वाली बात है ना, वो वहां तीर जो है एकदम बिल्कुल मतलब इट्स लाइक के एकदम हमने झंडे गाड़ दिए हैं टाइप्स, ठीक, कि आप मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को आपके दिमाग में बिठा दिया जाए। ये पहला सवाल है आज का। हम ऐसा नहीं है कि कोई 1000 2000 15,000 सवाल करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। 50 क्वेश्चन करेंगे, 50 में से क्वेश्चन आपको आते हुए दिखेंगे, ठीक। चलिए, ओनली 50 क्वेश्चंस, बट 50 क्वेश्चंस का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और जो लेवल होगा वो आप खुद देखेंगे कि कितने फ्रेश क्वेश्चंस आपके सामने दिखेंगे, और बिल्कुल एप्ट दिखेंगे। जो लेवल है, लैंग्वेज है, हर चीज जैसे पेपर एग्जामिनर पूछता है, आप मान सकते हैं कि आप पेपर में बैठे हैं, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अ टीचर, पूरी कोशिश है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में कोई भी कमी रह ना जाए। कहां पे कंफ्यूजन क्रिएट की जा सकती है आपके लिए एग्जामिनर के द्वारा, वो सब पे चर्चा करेंगे बहुत डिटेल में। आपकी जो कंफ्यूजन होगी, जो आपने ऊपर ऊपर से या सरफेस लेवल से इधर उधर से पढ़ा होगा, वो भी आपको नजर आएगा कि कितना बड़ा गैप है एक एक्चुअल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में, और जो हम बस याद कर लेते हैं या इधर उधर से बस पढ़ लेते हैं, जिसकी हो सकता है कि क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो। एनीवे, आते हैं 73% लोग कह रहे हैं सेकेंड ऑप्शन। चलिए समझते हैं कहानी। क्यों फर्स्ट क्यों नहीं होगा भाई? दोनों सही है, क्यों नहीं होगा फर्स्ट? बताओ, ये नहीं बता पाओगे, उसको डिस्कस करेंगे। अ टीचर ऑब्जर्व्स दैट अ चाइल्ड कैन कंट्रोल मूवमेंट्स ऑफ द शोल्डर्स एंड आर्म्स इफेक्टिवली बट स्टिल स्ट्रगल्स विद प्रिसाइज फिंगर मूवमेंट्स required for buttoning a shirt. This pattern of development best reflects which of the following statements? यानी एक शिक्षक है जो देखता है कि बच्चा कंधों और बाहों की गतिविधियों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है, यानी अपने शोल्डर्स पे कंट्रोल आ गया है और अपनी आर्म्स पे कंट्रोल बच्चे के आ गया है प्रॉपर, लेकिन कमीज के बटन लगाने के लिए आवश्यक उंगलियों की सटीक गतिविधियों में उसे अभी भी कठिनाई होती है। यानी ये जो बटन लगाने में बच्चे जो है, आप देखते हैं बचपन में कई बार नीचे से ऊपर बटन लगाने होते हैं तो एक आध छूट जाता है ऊपर से नीचे, मतलब, और बटनिंग में उनको दिक्कत होती है। बटन लगाना, कोई सुई में धागा पिरोना, इन सब में ये बाद में एक्टिविटीज पे कंट्रोल आता है। ओ गॉड, सॉरी। विकास का यह पैटर्न निम्नलिखित में से किस कथन को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? आपको ये डेवलपमेंटल डायरेक्शन है, पैटर्न है, उसको पहचानना है कि किसको बहुत अच्छी तरह दर्शाता है। 50 के 50 सवाल करने हैं, ये नहीं सोचना कि नहीं हम 30 करेंगे। एक एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है ना। देखिएगा 79%, और वही शुरुआत से देखें जो एंड तक टिक पाए, कि 50 क्वेश्चन एक सिटिंग में कर पाए, ठीक है। चलिए 78% लोग सेकेंड ऑप्शन कह रहे हैं, जो कि देखते हैं सही है कि नहीं है। तो पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट प्रोग्रेसेस फ्रॉम जनरल एबिलिटीज टू स्पेशलाइज्ड स्किल्स। विकास सामान्य दक्षताओं से विशिष्ट कौशलों की ओर बढ़ता है। ये गलत क्यों नहीं है? गलत क्यों है? सही है, ये बात गलत थोड़ी है कि जो विकास है वो प्रोग्रेस करता है जनरल एबिलिटीज से, जो सामान्य क्षमताएं होती हैं, उससे स्पेसिफिक की तरफ। कि पहले बच्चा पूरी बाहों का इस्तेमाल कर पा रहा था, अब उंगलियों का इस्तेमाल कर पाता है। बात तो सही है, गलत तो नहीं कह सकते हम इसको। फिर भी बाकी ऑप्शन पढ़ेंगे, क्या पता इससे अच्छा हो। कंट्रोल ओवर बॉडी पार्ट्स एमर्जेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी एंड ग्रेजुअली मूव्स टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज। जो कंट्रोल है आपका बॉडी पार्ट्स पे, वो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी, बॉडी के सेंटर से शुरू होता है एमर्ज होना, एंड ग्रेजुअली मूव्स टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज। सेंटर से यानी शरीर के केंद्र से बाहर की ओर जो कंट्रोल है, कि बच्चा पहले जो शरीर के केंद्र में, सेंटर में बॉडी के जो पार्ट्स हैं उन पे कंट्रोल पहले गेन करेगा। तो सेंटर में बॉडी के कौन पास में है? आपकी उंगलियां या आपके कंधे? कंधे। तो शोल्डर्स से आर्म्स, आर्म्स से एक्सट्रीमिटीज, बिल्कुल सीमाएं, जो बाहरी एकदम हिस्सा हो गया। तो आप कहेंगे ग्रॉस टू फाइन में भी ऐसा ही होता है? हाँ बिल्कुल होता है। तो ये भी हमें सही लग रहा है, ए भी हमें सही लग रहा था, ठीक। मोटर डेवलपमेंट इज प्रीमैरिली डिटरमिन्ड बाय कल्चरल प्रैक्टिसेस। जो मोटर डेवलपमेंट होता है वो सांस्कृतिक प्रथाओं पे बेस्ड होता है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के बच्चे का जो है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट बाद में होगा, पहले फाइन होगा। दोनों में सेम ही होगा। मोटर डेवलपमेंट तो दुनिया भर में ह्यूमंस में सेम ही तरह से होगा ना। तो संस्कृति, कोई सोशल डेवलपमेंट थोड़ी है कि इसका संस्कृति पर डायरेक्ट प्रभाव उस तरह से पड़ेगा। फिजिकल ग्रोथ ऑलवेज प्रोसीड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये हम ऑलवेज जो शब्द है ना, ये अपने आप में, ये आप ये सेशन निपटाते निपटाते आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ के समझ के करते कैसे हैं, टैकल कैसे करते हैं, फंसना कहाँ नहीं है क्वेश्चन की लैंग्वेज में, वो आप डील करना सीख जाएंगे सेशन के अंत होते होते। तो शारीरिक विकास हमेशा संज्ञानात्मक विकास से पहले होता है। एक तो ये हमेशा, सिर्फ, केवल, ये वाले जो वर्ड्स हैं ये फंसाते हैं, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। क्या है? नेगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक। तो फिजिकल ग्रोथ ऑलवेज प्रोसीड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये कहना गलत होगा कि फिजिकल ग्रोथ जो है वो हमेशा ही पहले होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। इट डिपेंड्स, हमेशा नहीं कह सकते, ठीक। तो ये बात एक ठीक है। तो ये दोनों तो हट ही जाते हैं। बाकी के दोनों ऑप्शन अभी भी कायम हैं कि फर्स्ट क्यों नहीं, सेकंड क्यों। हालांकि ये बहुत खुशी की बात है कि आप लोग सेकंड ऑप्शन जवाब दे रहे हैं, जो कि सही है, फैक्चुअली करेक्ट है, या अगर क्वेश्चन के हिसाब से जाएं तो ज्यादा सही है। देखिए, सामान्य दक्षताओं की बात गलत नहीं थी कि जनरल टू स्पेसिफिक जाता है डेवलपमेंट, या ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल जाता है स्थूल से
कौन से कौशल की तरफ जाता है? सूक्ष्म कौशल की तरफ जाता है। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न, बिल्कुल उसको ही ध्यान में रखा गया है ना? ये बात सही है, लेकिन यहां सिर्फ ग्रॉस टू फाइन की बात नहीं हो रही है, यहां एक डेवलपमेंटल डायरेक्शन की बात हो रही है जो इसकी तरफ इशारा करता है। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ के उसकी लैंग्वेज को समझना होता है कि वो किस तरफ इशारा कर रहा है। तो कंट्रोल ओवर बॉडी पार्ट्स एमर्जेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी एंड ग्रेजुअली मूव्स टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज। शरीर के अंगों पर नियंत्रण शरीर के केंद्र से शुरू होता है और धीरे धीरे अंगों की ओर बढ़ता है। अब पिछली बार जो क्वेश्चन आया हुआ है किसी तरह का, जिसमें एक बार को जो है मैं भी ट्रैप हुई थी कि हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट वाला एंटिटी और इंक्रीमेंटल व्यू में आपको स्पेसिफिक में जाना है। इस बार का बिल्कुल क्या कहेंगे, एक ट्रिक जैसा ही है कि आपको स्पेसिफिक पूछा है तो स्पेसिफिक के साथ जाना है, ठीक है ना? देखिए यहां पे ये गलत नहीं था, लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन ज्यादा स्पेसिफिक जो टू द पॉइंट बात एग्जैक्टली कही गई है वो पकड़ में यहां आ रहा था। ये जो आपका जनरल एबिलिटीज से स्पेसिफिक एबिलिटीज या सामान्य दक्षताओं से या क्षमताओं से विशिष्ट कौशलों की ओर बढ़ना था, ये बहुत ही वेग है, ये जनरलाइज्ड है कि ये ग्रॉस टू फाइन की भी बात कर सकता है, ये सेफेलोकॉर्डल से लेके प्रॉक्सिमो डिस्टल की भी बात कर सकता है ना? ये जनरल से या सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की भी बात कर सकता है, तो ये किसी की भी बात कर लेगा। ये इन जनरल सामान्य है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है एग्जैक्टली जो उसका जवाब है वो बी ऑप्शन है। इसको भी देख लेते हैं कि क्योंकि हमें एग्जैक्टली देखना है। अगर हमें ऑप्शन चारों से बेस्ट चाहिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन हो और जो टू द पॉइंट जो क्वेश्चन में पूछा गया एग्जैक्ट वही एक्सप्लेन कर रहा हो, सही ये भी है, गलत नहीं है पहले वाला, लेकिन क्योंकि ये जनरल बात कर रहा है, ये और चार बातों के बारे में भी बात कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे यहां तो आपको पता है अभी जो हमने सवाल पढ़ा है वो है सेफेलोकॉर्डल से प्रॉक्सिमो डिस्टल वाला, कि पहले शोल्डर्स पे कंट्रोल है ना? ये विकास की दिशाएं हैं, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन बोलते हैं इसको, विकास की दिशाओं का सिद्धांत। उसमें ये दो दिशाएं आती हैं। पहली दिशा क्या है? सेफेलोकॉर्डल, और फिर हम दूसरी पढ़ते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। मतलब कोई नंबर वाइज नहीं है, बट यू नो व्हाट आई मीन। तो सेफेलोकॉर्डल को सिरोध पदोन्मुखी कहते हैं, यानी सिर से पैर की ओर जाता है जो विकास है, सिरोध पदोन्मुखी, यानी पहले हेड पे कंट्रोल आएगा बच्चे का, फिर हेड से ट्रंक पे जो बीच वाला पार्ट है आपकी बॉडी का, और फिर टांगों पे। टो का मतलब है पैर का अंगूठा। तो पहले बच्चा अपना सर संभालना सीखता है, गर्दन संभालनी सीखता है, फिर ये ट्रंक संभालना सीखता है, फिर खड़े होना सीखेगा, चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। तो पैरों पे बाद में आ रहा है कंट्रोल, लॉन्गिट्यूडिनल भी बोलते हैं इसको, यानी लंबवत, है ना? ये लॉन्गिट्यूडिनल विकास की दिशा भी इसको कहा जाता है, लंबवत विकास की दिशा भी कहते हैं इसको, ठीक है? तो ये सिरोध पदोन्मुखी। सेफेल का मतलब ये खोपड़ी यानी सर आपका, तो हेड से टो की ओर जो है कंट्रोल जाता है। मोटर डेवलपमेंट का ये पार्ट है कि आपकी मोटर डेवलपमेंट क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट का एक पार्ट है। चार प्रकार है ना, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ठीक है? तो उसमें जो फिजिकल है उसमें मोटर डेवलपमेंट आता है, दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना, ये मोटर डेवलपमेंट यानी गत्यात्मक विकास, गति करने से संबंधित है। अब जब हम गति करने की बात यहां कर रहे हैं तो गति की भी दिशाएं हैं, उसमें सेफेलोकॉर्डल है आपका, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, ये फिजिकल डेवलपमेंट की बात हो रही है। अब इसी के अंदर हम ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में चले जाएंगे, जब हम ग्रॉस और फाइन पढ़ेंगे, यानी वो मोटर स्किल्स की बात हो जाएगी, ये शरीर के विकास की बात हो रही है और कैसे कैसे कंट्रोल आ रहा है। सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज की जब हम बात कर रहे हैं तो ये प्रॉक्सिमो डिस्टल है, कि पहले बच्चा जो है अपनी आर्म्स का, अपनी बाहों का प्रयोग करता है किसी चीज को उठाने में, फिर वो हाथों का और उंगलियों के प्रयोग से। जैसे ये पहले बच्चा जो है, एक प्लेट भी देखा होगा आपने, आप बच्चे को ग्लास दे दो, ऐसे दोनों हाथ से पकड़ते हुए कांपते हुए ऐसे जाता है और पता नहीं कब गिर जाए। तो यानी अभी फाइन मोटर स्किल्स पे उतना कंट्रोल आया नहीं है, अभी सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जा नहीं रहा है। ये जुड़े हुए हैं, जनरल टू स्पेसिफिक या हम कहें सेफेलोकॉर्डल या प्रॉक्सिमो डिस्टल की जो दिशा है आपकी ग्रॉस टू फाइन की जुड़ी हुई है, ठीक? तो उस केस में आप देखते हैं बाद में कि पहले बच्चा पूरे हाथ से पेन पकड़ता है, ये आया हुआ क्वेश्चन है ग्रॉस टू फाइन, है ना? और प्रॉक्सिमो डिस्टल भी इसमें दिशा लग ही रही है। फिर वो दो उंगलियों का प्रयोग करके इस पेन को पकड़ लेता है, तो स्पेसिफिक हो गया। ये पहले सामान्य क्रियाएं, फिर बाद में विशिष्ट। रोएगा भी बच्चा बचपन में तो पूरे हाथ पैर से रोता है, इसीलिए पहला ऑप्शन गलत नहीं था, बट आपको स्पेसिफिक देखना था कि किसकी डेफिनेशन के बारे में पूछा है, तो वो सेकंड थी, ठीक है? तो ये ध्यान में रखना है यहाँ पे। प्रॉक्सिमो डिस्टल में बाद में आप देखते हैं पहले आर्म्स, बाहों का प्रयोग, शोल्डर पे कंट्रोल, है ना? फिर जाकर के आपकी आर्म्स पे कंट्रोल, फिर हाथों पे और फिर उंगलियों पे कंट्रोल। ग्रॉस टू फाइन में भी चीजें ऐसे ही वर्क करती हैं, बस आपको ये देख लेना है कि पूछा किस बारे में है, ग्रॉस टू फाइन पूछ रहा है कि प्रॉक्सिमो डिस्टल पूछ रहा है ना? ये मोटर स्किल्स है, वो विकास की दिशा है ओवरऑल अगर आप देखें तो, ठीक? तो ग्रॉस टू फाइन यानी स्थूल गतिक कौशल कहते हैं, बड़ी मसल्स। गर्लफ्रेंड से याद रखना है GF, तो ये गर्लफ्रेंड नहीं है, बट ग्रॉस टू फाइन जो दिशा है, पहले ग्रॉस यानी बड़ी मांसपेशियों पे कंट्रोल आता है, बिग मसल्स ग्रॉस मोटर स्किल्स में, जैसे आपकी लेग्स की मसल्स, आपकी आर्म्स की मसल्स। तो आप जब ड्राइव करते हैं, स्विम करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, स्किपिंग, इन सब में ग्रॉस मोटर स्किल्स, स्थूल गतिक कौशल का प्रयोग ज्यादा होता है। फाइन मोटर स्किल्स जो आपकी उंगलियों और आंखों की हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाली जो चीजें हैं, फिंगर्स का मूवमेंट और आईज का जो कोऑर्डिनेशन है, समन्वयन है, बैलेंस है, जो लिखने में, तो आप देखते हैं लिखना आप बाद में सीखते हैं, पहले चीजें उठाना सीख लेते हैं। तो उसमें भी आप ड्राइंग, पेंटिंग,
राइटिंग, ये सब चीजें जो है, आईलाइनर लगाना, माला में मोती पिरोना, ये सब सुई में धागा पिरोना, ये सब आपकी आंखों की और उंगलियों की मसल्स का प्रयोग है। तो ये फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं हम इनको, है ना, कि बच्चा जो है बाद में माला में मोती पिरोना सीखता है, पहले वो बेसिक किसी सामान को उठाना सीखेगा, ग्रॉस मोटर पहले आएगा, फाइन बाद में आएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी बात है। तो क्लियर हो गई हमारी ये बात, आगे बढ़ेंगे। प्रॉक्सिमो डिस्टल को आप ऐसे भी देख सकते हो, सेंटर ऑफ द बॉडी से आउटवर्ड, सीमाओं से, सॉरी केंद्र से सीमाओं की ओर। बॉडी की सीमाएं कौन सी आपकी, जहां आपकी बॉडी बिल्कुल एंड है आपकी बॉडी का, जैसे ये उंगलियां, तो पहले सेंटर क्या है, शोल्डर के पास, या आपका हार्ट, या आपकी रीढ़ की हड्डी। उसके बाद ये ऐसे ही विकास होता है बच्चे का, जब वो गर्भ में भी है तो पहले सेफेलोकॉर्डल के अगर आप दिशा देखेंगे, पहले सर विकसित होगा, फिर बाकी पार्ट। ऐसे ही जब आप प्रॉक्सिमो डिस्टल देखते हैं तो पहले कंधों पे कंट्रोल आता है बच्चे का, फिर आर्म्स पे आता है, और फिर उंगलियों पे। तो ये दिशा है विकास की। ठीक, कोर ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ द बॉडी पे पहले कंट्रोल, बाद में जो है आपका हैंड्स पे, जो ये डिस्टल पार्ट्स हैं, दूर वाले पार्ट्स हैं, सेंटर से, केंद्र से, उन पे कंट्रोल। तो ये एक बात हो गई पूरी। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऐसा ही एक सवाल था, अगर आपको याद हो, पिछली बार आया था, और इसमें हम सब जो है काफी गलतियां कर रहे थे, फिर मैंने इसका ऑफिशियल आंसर देखा, है ना, और इसमें हमने चर्चा भी की थी, ये पहले मॉक में भी डिस्कस हुआ है, कि एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज ग्रेजुअली इंप्रूव इन चिल्ड्रन हु लीव डेप्राइव्ड सेटिंग्स। आज भी एक सवाल है इस तरह का जो मैंने किया है ऐड, बट ये इसीलिए है, ये सवाल के साथ क्यों बताया, क्योंकि इसमें पहला ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता था, बट दूसरा क्योंकि टू द पॉइंट उसी बात को एक्सप्लेन कर रहा था जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो स्पेसिफिकली अगर एग्जैक्ट मिल जाए तो एग्जैक्ट ज्यादा बेटर है जनरल जवाब से। ठीक है ना, तो अगर हम देखें तो इसमें कहा गया है कि वो बच्चे जो गरीब परिवार या ऐसा माहौल जहां जो वंचित परिवेश है उसको छोड़ के एक अच्छे परिवेश में चले जाते हैं, समृद्ध परिवेश में चले जाते हैं, तो हम देखते हैं कि उनके विकास में निम्नलिखित में से किस बहस की ओर ये इशारा कर रही है कि उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है या बौद्धिक क्षमताएं हैं वो बेहतर हो जाती हैं। तो अब अगर आप लार्जली देखेंगे तो ये हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट के अंदर भी आता है, क्योंकि एनवायरमेंट चेंज हुआ है और एनवायरमेंट का ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो ये देख रहे हैं हम डेवलपमेंट पे। लेकिन ये था क्या जवाब, अगर आप ऑफिशियल आंसर के साथ जाएंगे तो एंटिटी वर्सेस इंक्रीमेंटल व्यू है ना, स्थिरता बनाम वृद्धिशील, क्योंकि ये एबिलिटी के बारे में बात कर रहा है कि बच्चे की एबिलिटी इंक्रीज हुई है, हेरिडिटी की जीन्स की बात ऐसा सच नहीं हुई है। तो आपको स्पेसिफिक देखना होगा कि अगर जीन्स की बात हुई होगी, अभी एक क्वेश्चन मैं कराऊंगी इस तरह का, उसमें आप फंसेंगे, तो आपको स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे ध्यान जरूर देना है कि आपसे एग्जैक्टली क्या पूछा है उसी का जवाब ढूंढना है। हो सकता है दो जवाब ठीक हो, पेडागोजी में ऐसा अक्सर होता है। जैसे एक सवाल इसी से संबंधित है आपके सामने, अब इसमें आप फंसेंगे, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आ लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी फाइंड्स दैट चिल्ड्रन अडॉप्टेड फ्रॉम रिसोर्स पुअर एनवायरमेंट्स शो स्टडी गेन्स इन रीजनिंग स्किल्स एंड स्कूल अचीवमेंट आफ्टर बीइंग प्लेस्ड इन कॉग्निटिवली स्टिमुलेटिंग होम्स, यानी ऐसा एनवायरमेंट जो उनके दिमाग को चैलेंज कर रहा है, जहां उनका दिमाग अच्छे से विकसित हो पा रहा है, वहां चला जाता है बच्चा, ऐसे परिवार से या ऐसी जगह से जहां रिसोर्सेज हैं ही नहीं, संसाधनों की बहुत कमी है। ठीक, दीज चेंजेस अकर डिस्पाइट नो ऑल्टरेशन इन देयर जेनेटिक मेकअप। ध्यान से पढ़िएगा, बात हो रही है कि ये चेंजेस तब हो रहे हैं जब जेनेटिक्स में, जीन्स में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है जी, कि जीन्स में हम कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं, तब ये चेंजेस हो रहे हैं। यह प्रमाण किस विकासात्मक बहस का सबसे अधिक समर्थन करता है? देखिए, डेवलपमेंट की कुछ बहसें हैं, बहसें मतलब बहस है, वो वाली भैंसें नहीं है, बहस है। ठीक है, तो ये बहुत ही खराब जोक, बट इट्स ओके। तो ये क्या है, 3-4 आपकी इंपॉर्टेंट डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट है, जिसमें कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी की डिबेट है ना, ये जो आपकी प्राइमरी डिबेट है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट की डिबेट है। ठीक, डिफरेंशिएशन वर्सेस इंटीग्रेशन की डिबेट है। ठीक, तो अगर हम बात करें तो थर्ड ऑप्शन पे आप लोग जा रहे हैं, जो कि गलत हो गया अब, क्योंकि आपने रट्टे लगा लिए। जैसे ही हम रट्टे लगाएंगे पेपर में गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि पेडागोजी आपको समझ को चेक करती है, ना कि आपके रट्टों को। ठीक है ना, अभी यही बात बताई थी कि अगर जीन्स का जिक्र हुआ है तो हेरिडिटी की बात नहीं हो रही होगी, पहनने वाली जीन्स की बात नहीं हो रही गाइस। नो लेवाइस की जीन्स वर हार्म्ड, वाज हार्म्ड। ठीक है ना, चलो, तो अगर हम देखें डिफरेंशिएशन वर्सेस इंटीग्रेशन, यानी विभेदन बनाम एकीकरण, तो उसकी तो बात हुई नहीं है। आप लोग समझ पा रहे हैं यहाँ पे कि कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी, इसकी भी बात नहीं हो रही। डिफरेंशिएशन वर्सेस इंटीग्रेशन, इसकी भी बात नहीं हो रही। हालांकि ये क्या है, इनको समझेंगे, या तो एंटिटी है या तो हेरिडिटी वर्सेस एनवायरमेंट है। इसका जवाब हेरिडिटी वर्सेस एनवायरमेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बात चल रही है वो एनवायरमेंट के चेंज होने की बात चल रही है, हेरिडिटी सेम है। जब जेनेटिक मेकअप का इन्होंने जिक्र कर दिया, जब जिक्र हो ही गया, तो भाई फिर तो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट की तरफ चले गए। ये प्राइमरी डिबेट है। एंटिटी वर्सेस इंक्रीमेंटल में क्षमता बढ़ने की बात तो हो रही होती, बट ये जेनेटिक्स की बात को अवॉइड करते, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में कहीं भी जीन्स एज इट इज रहने की बात नहीं हुई थी। तो थोड़ा सा देखना है कि पूछ किस तरह से रहा है सवाल जो है हमसे। ठीक है ना, कि एक अनुधैर्यात्मक
अध्ययन यानी लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबे समय तक, जो 5 साल 10 साल चली हो जो स्टडी, उसमें पाया गया कि संसाधन वंचित परिवेश, यानी जहां बच्चे के पास ना ट्यूशन पढ़ने के लिए कुछ है, ना कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में मुश्किल से स्कूल जाता है, घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो वंचित परिवेश है, ऐसे परिवेश से गोद ले लिया गया ऐसे बच्चे को, ऐसे परिवेश में जो संज्ञानात्मक रूप से संवर्धित घर हैं, यानी जहां पढ़ने का माहौल है, खेलने कूदने का अपॉर्चुनिटीज हैं, रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है, और स्कूलों में रखे जाने के बाद तर्क कौशल और स्कूली उपलब्धि में लगातार सुधार मिल रहा है बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस में। ये परिवर्तन उनके आनुवांशिक संरचना में कोई बदलाव ना होने के बावजूद है। अगर ये लाइन ऐड ना की हुई होती तो ये इंक्रीमेंटल वर्सेस क्या हो जाता, ये एंटिटी वर्सेस इंक्रीमेंटल व्यू हो जाता, क्योंकि इन्होंने हेरिडिटी और एनवायरमेंट के बीच में कंपैरिजन दिखा दिया ये कह करके। तो यह प्रमाण किस विकासात्मक बहस का सबसे अधिक समर्थन करता है, तो ये आनुवंशिकता बनाम पर्यावरण का। देखिए ये अगर आप देखेंगे ना, हेरिडिटी और एनवायरमेंट की जो मेजर बहस है उसके अंदर या उससे ही जुड़ी हुई ये एंटिटी वर्सेस इंक्रीमेंटल की बहस है, जो बड़ी ब्रॉड बहस या डिबेट कहेंगे हम, वो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट की ही है। ये बिलीफ बेस्ड बहस कही जाती है, डिबेट कही जाती है एंटिटी वर्सेस इंक्रीमेंटल की, कि ऐसा होता है कि एंटिटी ना मान करके, यानी एंटिटी का मतलब है फिक्स्ड ना मान के एबिलिटी को, क्षमता को, इंटेलिजेंस को, ये मानना कि इंक्रीमेंट किया जा सकता है, क्षमता बढ़ाई जा सकती है यदि सही माहौल मिले। तो ये बात कहीं ना कहीं, ये जो ब्रॉड डिबेट है हेरिडिटी वर्सेस एनवायरमेंट की, इसी से निकल के आती है, इसी के समर्थन में है। तो ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है। डिफरेंशिएशन वर्सेस इंटीग्रेशन क्या होता है, ये विभेदन बनाम एकीकरण है, कि बॉडी में होल टू पार्ट्स जाता है डेवलपमेंट, और पार्ट्स टू होल जाता है, ठीक है ना, कि जब व्यक्ति पूरी बॉडी को पहले इस्तेमाल करना सीखता है, फिर कुछ पार्ट्स को भी इस्तेमाल कर सकता है, पार्ट से होल की तरफ भी जा सकता है, ठीक है। तो ये एक बात है। अगर हम देखेंगे एंटिटी वर्सेस इंक्रीमेंटल, तो अगेन वो ये बात हम कर चुके हैं। कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी है, कि कुछ लोग मानते हैं कि विकास सतत है, कॉन्टिन्यूअम है, स्टेजेस की जरूरत नहीं है, जैसे कि वाइगॉत्स्की। पियाजे मानते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस है, स्टेजेस की बात करते हैं, जो भी स्टेजेस में तोड़ते हैं वो डिसकॉन्टिन्यूअस यानी असतत मानते हैं, ठीक है। तो उसकी तो बात ही नहीं है। अगर ये हेरिडिटी का जिक्र नहीं करते तो ये एंटिटी के साथ हम जा सकते थे, बात वही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखेंगे। अगर हम देखते हैं असर्शन क्या है, ए है ट्रीटिंग ऑल चिल्ड्रन एज अ होमोजीनियस ग्रुप में ऑब्सक्योर हाउ सोशल रियलिटीज सच एज कास्ट, जेंडर, रूल्स, इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस शेप देयर लिव्ड एक्सपीरियंसेस। यानी सभी बच्चों को एक समरूप समूह के रूप में मानने से यह बात स्पष्ट हो जाती है, स्पष्ट हो सकती है, अस्पष्ट हो सकती है इस बात से कि आपने मान लिया हर एक बच्चा एक ही ग्रुप में, तो इससे अस्पष्टता आएगी इस बात को समझने में कि जाति, लिंग, भूमिकाएं, आर्थिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक प्रथाएं जैसी सामाजिक वास्तविकताएं उनके जीवन के अनुभवों को कैसे प्रभावित करती हैं। यानी अगर हमने ये मान लिया सारे बच्चे जो हैं एक ही ग्रुप का पार्ट हैं, है ना, सारे बच्चे एक ही ग्रुप का पार्ट हैं, तो क्या होगा, होमोजीनियस मतलब सेम नहीं मानना होता हमें, हेट्रोजीनियस यानी मिक्स्ड एबिलिटी को हमें जोर देना होता है। होमोजीनियस में हमने ये कह दिया सारे बच्चे सेम हैं बिल्कुल, चाहे वो जिस जाति से आते हो, जिस समूह से आते हो, जिस एनवायरमेंट से आ रहे हो, क्या क्षमता है, कुछ नहीं, सबकी क्षमता सेम है, सब सेम है, रोबोट्स मान लिया हमने उनको, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हम बच्चों को एक होमोजीनियस ग्रुप के रूप में ट्रीट करेंगे तो ये ऑब्सक्योर करेगा, ये बाधा बनेगा, ये अस्पष्टता क्रिएट करेगा कि बच्चे की जो सोशल रियलिटी है, क्योंकि डेवलपमेंट पे, विकास पे सामाजिक, आर्थिक या सामाजिक, कल्चरल, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता है, कास्ट, जेंडर रोल, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इन सब का प्रभाव पड़ेगा पॉजिटिवली और नेगेटिवली। तो हम ये नहीं कह सकते कि होमोजीनियस है बच्चे का जो एनवायरमेंट है। ये बात एकदम सही है, क्योंकि उन्होंने कहा है ऑब्सक्योर करती है चीज, यानी बाधा बनती है, अस्पष्टता क्रिएट करती है अगर आप होमोजीनियस मान रहे हो एनवायरमेंट को। बात तो सही है। रीजन क्या है इसका, द मीनिंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड वेरी अक्रॉस सोसाइटीज एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट रादर देन बीइंग यूनिवर्सली फिक्स्ड और बायोलॉजिकली डिटर्मिन्ड। यानी बचपन का अर्थ और अनुभव विभिन्न सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भों में भिन्न भिन्न होता है, न कि सार्वभौमिक रूप से स्थिर या जैविक रूप से निर्धारित। यानी जो चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट है वो यूनिवर्सल ना होके, फिक्स्ड ना होके या बायोलॉजिकली डिटर्मिन ना होकर के, वो रादर देन हिस्टोरिकली या सोशियो कल्चरल अवधारणा है बचपन, समाज के द्वारा निर्मित एक कॉन्सेप्ट है बचपन या चाइल्डहुड। एज से नहीं होगा, आप कह दें हाँ जन्म से 2 वर्ष होता है आपका, वो होता है इन्फेंसी, 2 से 6 होता है अर्ली चाइल्डहुड, और लेटर चाइल्डहुड होता है 6 से 12, और 12 से 18 होता है आपका एडोलेसेंस। ये आपने एज में बांटा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बचपन का कॉन्सेप्ट सबके लिए सेम हो गया। एजेस यूनिवर्सल हो सकती हैं, यानी जो एज का कॉन्सेप्ट है, स्टेजेस यूनिवर्सल हो सकती हैं, पैटर्न यूनिवर्सल हो सकता है, बचपन का एक्सपीरियंस सबका सेम या यूनिवर्सल सार्वभौमिक नहीं हो सकता। कि एक बच्चा जो गरीब परिवार में पैदा हुआ है उसका बचपन और एक बच्चा जिसके पास सारे संसाधन है दुनिया भर के, आपको लगता है कि राहुल गांधी का बचपन और आपके घर में जो बच्चों का बचपन है वो सेम रहा होगा, है एक्सपोजर सेम रहा होगा, सारे संसाधन सेम रहे होंगे, और आप
वहां चले जाइए जहां खाना भी ठीक से नहीं मिल रहा है ना। एक 6 साल का बच्चा बस में कूद के चढ़ जाता है हाथ में गुब्बारे लिए, उसका बचपन और आपके घर के बच्चे का बचपन जो 6 साल का है खुद से दूध लेकर के नहीं पी पाता है एक गिलास, सेम नहीं है। तो यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट नहीं है, बचपन सबके लिए भिन्न है, सबको खेलने की, कूदने की, पढ़ने की अपॉर्चुनिटीज बराबर नहीं मिलती, एक जैसी नहीं मिलती, इसलिए बचपन यूनिवर्सल नहीं है, सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक संरचना है बचपन, ना कि यानी चाइल्डहुड एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, ना कि यूनिवर्सल या बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। समझ रहे हो? तो ये कहानी है। तो ये बात तो एकदम सही है कि द मीनिंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड वेरी अक्रॉस सोसाइटीज। अलग अलग समाज में अलग अलग जो है धारणा होगी। लड़कियों के लिए बचपन जो है जल्दी खत्म हो जा रहा है, जैसे प्यूबर्टी हिट हो रही है उनको, या उनको घर पे काम करने की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, उनकी शादी जल्दी हो रही है। तो बचपन के या पूरी डेवलपमेंटल स्टेजेस का कॉन्सेप्ट ही अलग अलग हो जाएगा अलग अलग लोगों के लिए। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये बात एकदम सही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। 68% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डेवलपमेंट से 4 से 5 क्वेश्चन आते ही हैं, उसी तरह से बिल्कुल सेट बनाया गया है जिस तरह से पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। अ टीचर ऑब्जर्व्स दैट अ चाइल्ड हु हैड अर्लियर शोन इंप्रूवमेंट इन इमोशनल रेगुलेशन टेम्परेरीली एग्जिबिट्स रिग्रेसिव बिहेवियर ड्यूरिंग अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, बट ये ध्यान से सॉल्व कीजिएगा इसको, बट लेटर डिमॉन्स्ट्रेट्स अ हायर लेवल ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी देन बिफोर। Which principle of development does this situation illustrate? यानी एक शिक्षक यह देखता है कि एक बच्चा जिसने पहले भावात्मक नियंत्रण में सुधार दिखाया था, यानी हो सकता है वो बच्चा स्कूल आता था और रोने लग जाता था रोज, अब एक दिन वो चुप हो गया, अब आपने देखा 3-4 दिनों से चुप है बच्चा, रो नहीं रहा स्कूल आके, किसी तनावपूर्ण स्थिति में कुछ समय के लिए पीछे हटता हुआ व्यवहार प्रदर्शित करता है ना। अब कोई तनावपूर्ण स्थिति आई, आज उसका मन नहीं लग रहा, किसी ने डांट दिया, किसी बच्चे से लड़ाई हो गई, बच्चे ने फिर से रोना शुरू कर दिया। तो आप सोच रहे थे यार बड़ी मुश्किल से तो ये चुप हुआ था, है ना, अब तो चुप रहने लगा था, इमोशंस पे कंट्रोल आ गया था। हम सभी रोते हैं जब शुरुआत में स्कूल जाते हैं, पहले दिन याद है किसी को अपना पहला दिन? मुझे भी याद है, मुझे तो याद है मतलब। तो अगर हम देखें तो हर बच्चा या प्ले वे भी आप उसको भेजोगे तो वो रोता है शुरुआत में, रेजिस्ट करता है कि क्योंकि उसका मन नहीं लग रहा या वो नई जगह है। तो अब आपने देखा यार इमोशनल कंट्रोल आ गया था, अब तो स्कूल आके नया नया बच्चा स्कूल आना शुरू किया, अब नहीं रोता है। फिर किसी दिन लड़ाई हो गई, मम्मी की याद आ गई, कुछ हो गया, किसी टीचर ने डांट दिया, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया फिर से, है ना। यानी जो आगे बढ़ा था बच्चा तनावपूर्ण स्थिति में पीछे आ गया वापस से, जितनी प्रोग्रेस हुई थी। इसके बाद वही बच्चा पहले की तुलना में अधिक परिपक्व भावनात्मक व्यवहार दिखाता है। लेकिन आपने देखा 2 दिन बाद अब किसी से लड़ाई हो, कुछ हो, कोई उसको डांटे, मन ना लगे, अब उसे कोई दिक्कत नहीं, अब वो खुश रहता है स्कूल में। तो पहले रोता था, फिर चुप हुआ, फिर रोना शुरू किया, फिर से मैच्योर हो गया। तो आप देख रहे हो ये कौन सा पैटर्न है, आगे पीछे स्पाइरल है, बैक एंड फोर्थ। समझ पा रहे हो ना? 70% लोग सही समझ पा रहे हैं। यह विकास का कौन सा सिद्धांत है, यह विकास की किस प्रिंसिपल को दर्शाता है? ये इमोशनल मैच्योरिटी पहले से ज्यादा आ गई, थोड़ी देर के लिए पीछे गया। तो डेवलपमेंट प्रोग्रेसेस एट द सेम पेस इन ऑल इंडिविजुअल्स, यानी पैटर्न ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म होता है डेवलपमेंट। देखिए पैटर्न ऑफ यूनिफॉर्मिटी ये नहीं कहता पहली बात तो कि सेम पेस पे सभी इंडिविजुअल्स के लिए रेट सेम नहीं होता, पैटर्न सेम होता है, दर भिन्न होती है विकास की, रेट कभी भी सेम नहीं हो सकता कि 2 साल के बच्चे हैं, दोनों में सारी चीजें सेम हो रही होंगी, दोनों सेम शब्द बोलते हैं, दोनों सेम तरह से दौड़ लगाते हैं, है ना। किसी में कोई चीज पहले आ रही होगी, किसी में कोई चीज बाद में, लेकिन है दोनों सेम स्टेज में। पैटर्न सेम है कि पहले दूध के दांत आएंगे बाद में पक्के दांत आएंगे, ये पैटर्न सेम है। ऐसा किसी का कोई बच्चा देखा है आपने, पहले पक्के दांत आ गए हो बाद में दूध के दांत आ रहे हो? एआई से बना होगा वो, फिर एक्चुअल बच्चा तो नहीं होगा। तो क्योंकि पैटर्न यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है ह्यूमन बच्चों के साथ, ठीक, कि पहले दूध के दांत आते हैं फिर पक्के दांत आते हैं, पहले बैठना सीखता है बच्चा फिर खड़े होना सीखता है। कोई बच्चा देखा है जो खड़े होना पहले सीख गया हो, बैठना बाद में सीखा हो? तो ये क्या है, यूनिवर्सल पैटर्न है, लेकिन दर भिन्न होगी, रेट डिफरेंट होगा, पेस कभी भी सेम नहीं हो सकता। तो ये तो अपने आप में ही गड़बड़ हो जाएगा। डेवलपमेंट फॉलोज अ स्ट्रेट एंड इरिवर्सिबल पाथ, ये भी कहना गलत होगा कि स्ट्रेट लाइन है डेवलपमेंट, आज जितना सीखा कल भी उतना ही सीखेगा, परसों भी इतना ही, भाई आगे पीछे जाता है। विकास की प्रक्रिया कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है ना। ये स्ट्रेट लाइन वैसा हो जाए जैसे वो टीवी में नहीं दिखाते हार्ट बीट को लेके कि बंदा टपक ही जाता है फिर स्ट्रेट लाइन होते ही, तो डेवलपमेंट भी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है ह्यूमनली। थर्ड है डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स एडवांसमेंट थ्रू रिकरिंग फेजेस विद हायर लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ये आप लोग 70% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं कि डेवलपमेंट जो है इन्वॉल्व करता है एडवांसमेंट थ्रू रिकरिंग फेजेस विद हायर लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, यानी विकास में जटिलता के उच्च स्तर वाले आवर्ती चरणों में से गुजरना शामिल है। कि कॉम्प्लेक्सिटी का स्तर बढ़ता है, आप एडवांसमेंट करते हैं, पीछे आते हैं, रेकर करते हैं, वो फेजेस जो आप जिनसे निकल गए हैं वापस से उस फेज में आ जाते हैं, कई बार फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। इट्स लाइक आप हाईवे पे जा रहे थे, यू टर्न लेना पड़ेगा, सीधे ऐसा नहीं है, और यू टर्न भी हो सकता है 5 किलोमीटर और आगे हो, तो आप फिर सीधे चलेंगे अभी और फिर जाकर के यू टर्न लेंगे, वो स्पाइरल है, अभी आएंगे उस पर। डेवलपमेंट अकर्स इन सडन स्टेज वाइज शिफ्ट्स ओनली, यानी सडन और स्टेजेस में ही होता है, डिसकंटिन्यूअस है, उसकी तो यहां चर्चा ही नहीं हो रही। तो विकास में जटिलता के उच्च स्तर वाले आवर्ती चरण, आवर्ती का मतलब है रेकरिंग,
आगे गए फिर से वापस आए, फिर आगे गए, यानी बच्चे ने रोना बंद कर दिया था, फिर से रोना शुरू कर दिया, अब फिर से बंद हो जाएगा और हो सकता है पहले से ज्यादा मैच्योर हो जाए वो इमोशनली। तो विकास की दिशा फॉरवर्ड बैकवर्ड चलती रहती है। इसको हम स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट का सिद्धांत कहते हैं। ये आम भाषा में भी शब्द दे सकता है कि आपको डायरेक्ट दे दे और इस तरह से भी इतना घुमा के भी लैंग्वेज दे दे, वो भी कर लोगे आप लोग, मुझे भरोसा है पूरा। तो स्पाइरल वर्सेस लीनियर, स्पाइरल होता है वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, क्या कहते हैं हम इसको, वर्तुलाकार, और लीनियर आपकी सीधा रेखीय जिसको हम कहते हैं। स्ट्रेट लाइन डेवलपमेंट नहीं हो सकता। कोई भी प्रोसेस, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो लर्निंग हो, चाहे वो मोटिवेशन हो, कोई भी प्रोसेस, जो भी चीज प्रक्रिया है यानी प्रोसेस में है, चल रही है जो प्रक्रिया, वो कभी भी स्ट्रेट लाइन हो ही नहीं सकती। वो आगे पीछे जाएगी। वो ऐसा नहीं हो सकता कि फिक्स हो जाए उसका रेट, ठीक। तो स्ट्रेट लाइन तो डेवलपमेंट नहीं होता। क्या होता है, स्पाइरल होता है, बैक एंड फोर्थ मूव करता है। आगे गए आप, एक स्टेज में दांत आए आपके, दूसरी स्टेज में आपने देखा दांत झड़ रहे हैं तो आप पीछे आए, यानी दूध के दांत आए थे पहले तो आगे गए, फिर जो वो झड़ने शुरू हुए तो पीछे जा रहे हैं, फिर से आप देख रहे हैं वापस आ गए उस स्टेज में, फिर से आप देखेंगे अगली स्टेज में क्या होगा, पक्के दांत आना शुरू होंगे। तो एक स्टेज में आप आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरी स्टेज में आप रेस्ट करने पीछे आते हैं, फिर तीसरी स्टेज आएगी यानी आगे वाली स्टेज आएगी जिसमें आप फिर से आगे जाएंगे। तो बैक एंड फोर्थ चलता रहता है। जैसे अगर आप बात करें तो मान लो एक स्टेज में 2 से 6 वर्ष में बच्चे की शारीरिक हाइट वाइट बहुत तेजी से बढ़ रही होती है। वहीं आप देखते हैं जो 6 से 12 वर्ष की अवस्था है, स्कूल एज जिसको हम कहते हैं, वहां पे हाइट या फिजिकल ग्रोथ बहुत तेजी से नहीं हो रही, लेकिन मोटर डेवलपमेंट, दौड़ने भागने उछलने कूदने मजबूती आ रही है शरीर में। हाइट बेशक इतनी तेजी से ना बढ़ रही हो, तो एक स्टेज में हाइट आगे गई, दूसरी स्टेज में हाइट थम गई, और आपका किस पे फोकस आ रहा है, आपकी मोटर एक्टिविटीज पे। तो एक स्टेज में कोई चीज पीछे गई, फिर अगली स्टेज में और तेजी से आप जैसे देखते हैं 12 से 18 में जाता है बच्चा, एकदम से हाइट बढ़ती हुई नजर आती है, ठीक। तो बैक एंड फोर्थ चलता रहता है कि आपका आगे पीछे स्पाइरल है, ये जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है आगे पीछे चलती रहती है। एक स्टेज में आगे बढ़ते हैं आप, दूध के दांत आए, दूसरी स्टेज में दूध के दांत गिरे, तीसरी स्टेज में पक्के दांत आए, तो आप आगे गए पीछे गए, आगे गए पीछे गए, ये चलता रहता है आगे पीछे का गेम। डेवलपमेंट में स्पाइरल डेवलपमेंट कहते हैं इसको। डेवलपमेंट इज नॉट लीनियर एज देयर इज नो सस्टेन्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेम पेस हो ही नहीं सकता ना, सेम रेट हो ही नहीं सकता, इसलिए लीनियर नहीं हो सकता, रेखीय नहीं हो सकता विकास। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में यदि हो रही हो तो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये क्या कहता है, फटाक से बताएंगे आप, ठीक है, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भाई, अभी कमेंट्स वो वाले मैं ले नहीं रही हूँ क्योंकि हमें बहुत सारे सवाल हैं और उनको सबको समझना भी है, और हम ऑलरेडी बहुत लेट चलते हैं, क्योंकि अब कुछ भी, अब मैं पीछे की कहानी आपको क्या सुनाऊं, है ना, जीवन में चलती रहती हैं चीज़ें। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 5, ठंड नहीं लग रही है क्या? नहीं भाई, यहाँ इतनी लाइट से कहाँ से ठंड लगेगी, बिल्कुल रत्ती भर की ठंड नहीं लग रही है। देखो एक बार, कंसिडर असर्शन ए, यानी स्टेटमेंट देखना है। एट द अर्ली चाइल्डहुड स्टेज excessive emphasis on neat handwriting, correct letter formation and writing within boundaries may hinder rather than support children's learning। यानी अगर आप प्रारंभिक बचपन, भाई बचपन की पहले तो आप जवाब दे ही लो, उसमें 74% लोग कह रहे हैं ये थर्ड सही है, जो कि सही है। आप लोग सही जवाब दे रहे हो, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप लोग जो है पढ़ करके चीज़ें, टीचिंग के कोई भी बैच के लिए अगर आप जा रहे हैं तो करियर ऐप डाउनलोड करके टीचिंग सेक्शन में चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ और भी बैचेस होते हैं। ये आगे के लिए बता दे रही हूँ, अभी तो आप ठीक है, आपके पास जितना समय हो। एनीवे, यूपीटेट का भी आज नोटिफिकेशन आ गया तो उस पर बात करेंगे बाद में, ठीक। तो अगर हम देखें तो आपको पता है डेवलपमेंट की 4 मुख्य स्टेजेस हैं। इन्फेंसी, जन्म से 2 वर्ष, शैशवावस्था। यूपीटेट वाले इसको 5 वर्ष तक मानते हैं, बट आपको इन जनरल अगर आप जाएंगे एनआईओएस की किताबों से लेके सब जगह, तो ये जन्म से 2 वर्ष ही है, ठीक है ना। अगर वो 5 वर्ष की 1-2 व्यक्ति हैं जिन्होंने दी हुई है स्टेजेस, तो वो यूपीटेट में ही आप 5 वर्ष लगा के आइएगा, बाकी जगह जन्म से 2 वर्ष होती है, ठीक। अर्ली चाइल्डहुड यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को चाइल्डहुड को 2 भागों में बांटते हैं हम। एक है 2 से 6 वर्ष, जिसको अर्ली चाइल्डहुड या प्री स्कूल एज, प्ले वे एज कह रहे हैं, जब आपका बच्चा आंगनवाड़ी में जा रहा है, प्ले वे में जा रहा है, ठीक। और लेटर चाइल्डहुड, लेटर यानी उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था की जब आप बात कर रहे हैं तो ये 6 से 12 वर्ष है। क्या है? 6 से 12 वर्ष है। और अडोलेसेंस, किशोरावस्था, टीन एज जिसको हम कह रहे हैं, ये है आपकी 12 से 18 या 12 से 19, कई बार आपको अलग अलग जगह पे मिल जाएगा, ठीक। तो अब बात हो रही है अर्ली चाइल्डहुड की। अर्ली चाइल्डहुड बहुत क्रिटिकल पीरियड है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, यानी भाषा विकास फास्टेस्ट होता है, फिजिकल ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही होती है, सोशल डेवलपमेंट या सोशलाइजेशन, सामाजिकरण बहुत तेजी से हो रहा होता है, बच्चे का शब्द बहुत ज्यादा सीख रहा होता है, फास्टेस्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट की। तो अर्ली चाइल्डहुड महत्वपूर्ण है, जैसे कि बाकी सारे ही महत्वपूर्ण ही है अलग अलग चीजों के लिए। तो अगर हम देखें अर्ली चाइल्डहुड की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अर्ली चाइल्डहुड क्या कह रहा है, यहाँ पे बात हो रही है कि एट द स्टेज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एक्सेसिव एम्फेसिस ऑन नीट हैंड राइटिंग, कि साफ सुथरी लिखावट जो है
2 से 6 वर्ष के बीच में अक्षरों के सही आकार और सीमा के भीतर यानी लाइंस के अंदर लिखो बिल्कुल। 2 से 6 वर्ष में एग्जैक्टली ऐसे लिखने पर अत्यधिक जोर देने से बच्चों के सीखने में सहायता मिलने के बजाय बाधा उत्पन्न होती है। यानी बच्चे ने अभी अभी आप देख रहे हैं वो अर्ली चाइल्डहुड में ही पहली बार वो पेन पकड़ के चीजें लिखना सीख रहा है ना, बनाना सीख रहा है, बेसिक उसका उतना डेवलपमेंट हो रहा है कि अब वो उंगलियों से पेन पकड़ के कुछ टेढ़ा मेढ़ा कुछ स्क्रिबल करना शुरू करेगा। और जैसे ही वो सीख रहा है लिखना इस स्टेज में पहली बार, और आप उसको उसी समय पे कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल विद इन लाइंस लिखना है, यानी लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट शेप बननी चाहिए, सुंदर लिखावट होनी चाहिए। तो अगर आप इतना ध्यान इस चीज पे देंगे, सुंदरता पे, लिखने की सही एप्रोप्रिएट लिखा है कि नहीं लिखा है, लाइंस के भीतर लिखा है कि नहीं लिखा है, तो ये बाधा बन जाएगी बच्चे के लिए। क्यों? क्योंकि अभी फाइन मोटर स्किल्स उसकी विकसित हो रही हैं। प्रॉपर लिखना अगर हम देखें तो 7 साल के करीब जाकर के वो प्रॉपर लिख पाएगा। अभी तो उसकी फाइन मोटर यानी जो लिखने से संबंधित, ड्राइंग से संबंधित जो आप देखते हैं शुरुआत में, इसीलिए क्योंकि फाइन मोटर स्किल्स अभी उतनी विकसित हुई नहीं है 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में। तो वो आप देखते हैं कि पहले रंग भी भरते थे तो आपके मम्मी पापा टीचर क्या करते होंगे, गोले के आसपास रंग पहले ही भर देते होंगे, क्योंकि जैसे ही फाइन की बात आएगी ना, बिल्कुल एज पे बात आएगी, तो आप हो सकता है लाइन से बाहर निकाल दें। इसलिए आपको टीचर्स भी मदद देते थे कि भाई तुम अंदर अंदर कलर कर लो। क्यों? क्योंकि अभी फाइन मोटर स्किल्स उतनी विकसित नहीं हुई है, तो पहले आपको प्रैक्टिस कराएंगे। लेकिन आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। अगर आप ये करेंगे कि ऐसे थोड़ी होता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स अभी विकसित हो रही हैं अर्ली चाइल्डहुड में। 7 साल यानी लेटर चाइल्डहुड की शुरुआत में जाकर के वो अच्छे से लिखने लगेगा। ठीक, तो ये बात सही है कि अगर ये ज्यादा हम इस पे जोर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। रीजन क्या है? एडिक्वेट कंट्रोल ओवर फाइन मोटर मूवमेंट्स डेवलप्स ग्रेजुअली एंड बिकम्स मोर रिफाइंड आफ्टर द एज ऑफ 5 to 6 years। तो 5 से 6 साल के बाद जो है रिफाइंड या प्रॉपर एडिक्वेट फाइन मोटर स्किल हो पाएगा, अभी उतना नहीं हुआ। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है। आया भी हुआ इस तरह का एक सवाल, ये नहीं आया हुआ, ऑफकोर्स नया सवाल है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही है। ठीक, ग्रॉस मोटर में क्या आता है? बड़ी मांसपेशियां, दौड़ना, भागना, चलना, उछलना, कूदना, ये सबको पता है। लेकिन अब इस तरह से भाषा को बदलने लग गए एग्जामिनर या सीबीएसई जो है बदलने लग गया। क्यों? क्योंकि उसका रीजन यही है कि वो तो आप अब पहचान ही लेते हैं कि कौन सा ग्रॉस है कि कौन सा फाइन है। ड्राइंग पेंटिंग लिखा होगा आप कहेंगे फाइन मोटर है, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है। तो एडिक्वेटली अगर आप देखें फाइन मोटर स्किल्स तो 5-6 साल के बाद प्रॉपरली विकसित हो पाएंगी।